अच्छा जी। हम लोगों ने पाइथन में अभी तक जितना काम कर लिया है वो आपकी जितनी बेसिक्स हैं तकरीबन उन सारों को कवर करता है। ठीक है जी। तो अब जी अभी हमारे पास सिचुएशन ये है कि दो ऑप्शंस हमारे पास बनते हैं। आगे पाइथन के कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हैं, ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट्स कोई नहीं है। काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हमारे पास हैं, यूज़फुल कॉन्सेप्ट्स भी हैं, लेकिन ऐसे हैं कि उनको हम बिल्कुल इंट्रोडक्शन या बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं कह सकते। ठीक है, आपका अक्सर काम जितने कॉन्सेप्ट्स हमने कर लिए उसके ज़रिए से हो सकता है। जो फंडामेंटल्स थे वो हमने कवर कर लिए। अब चूंकि हमारे पास टाइम भी मौजूद है, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि हम उन एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जाएं, ठीक है, जो कि इंट्रोडक्शन के कोर्स में ऑनेस्टली मैं नहीं जाना चाहता। ठीक है, दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम स्पेसिफिक एग्जांपल्स उठाएं। तो वो स्पेसिफिक एग्जांपल्स जाहिर बात है जब आप स्पेसिफाई उनको करेंगे तो वो जाएंगी किसी एक एरिया में। मिसाल के तौर पे हम डाटा साइंस की एग्जांपल्स कर सकते हैं, हम विजन की एग्जांपल्स कर सकते हैं, हम डाटाबेस की एग्जांपल्स कर सकते हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ की एग्जांपल्स हम कर सकते हैं, लेकिन दोज विल बी वेरी स्पेसिफिक। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे सिचुएशन जबकि दूसरे एंड पे ये है कि आपके जो फर्दर कोर्सेज आने वाले हैं तो उनके अंदर आपके पास लैंग्वेज जो है मोस्ट प्रोबेबली चेंज होगी। ठीक है, सी प्लस प्लस के अंदर शायद सी पी आपको करवाई जाए, डिपेंड करता है कौन पढ़ाता है। ठीक है, विल नॉट श्योर एट द मोमेंट, लेकिन देर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि आप सी प्लस प्लस में आपको वो करना पड़े। तो एक तरीका तो ये था कि हम यहाँ पे मैं आपको थ्रू आउट आखिरी सेमेस्टर के एंड तक मैं आप लोगों को पाइथन ही करा दूँ, और नेक्स्ट जो टीचर आए तो वो आपको सी पी वगैरह, सी पी में जो है सी प्लस प्लस वगैरह करवाए। तो एच ओ डी सी के साथ भी मैंने डिस्कस किया, इस्लामाबाद कैंपस में भी ये प्रैक्टिस जारी है। तो डिसाइड हमने ये किया कि हम आपको यहाँ पे लैंग्वेज अभी सी प्लस प्लस का भी एक इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है जी। तो जैसे शुरू में आपको बताया था कि हमारा लैंग्वेज मकसद नहीं है, पहले से ही पहले दिन से मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि लैंग्वेज हमारा मकसद नहीं है। एक लैंग्वेज हमने इसलिए पिक की थी क्योंकि हमारे ख्याल में वो समझने के लिए आसान थी। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट हम समझना चाह रहे थे उनके लिए वो लैंग्वेज सूटेबल थी, तो वो हमने पाइथन पिक की और एक जगह तक हम उसको ले गए। ठीक है जी। तो अब जो लैंग्वेज हम चेंज करने का कह रहे हैं तो इसके अंदर वही कॉन्सेप्ट्स आपके एज इट इज अप्लाई होंगे। ठीक है, आज इंशाल्लाह जब लेक्चर में हम बात करेंगे तो आपको मैं बार बार ये कहूंगा कि हमने वहां पे ऐसे किया था, यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, वहां पे ऐसे किया था, यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, रिपीटेडली ये चीज़ आएगी। वो आप लोग थोड़ा सा तंग भी हो जाएंगे उससे कि लैंग्वेज छोड़ी है कि नहीं छोड़ी, कि बार बार उसकी बातें कर रहे हो, लेकिन कहने का मकसद यही है कि कॉन्सेप्ट्स वही हैं। कुछ नए कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिनको पाइथन में सीखना मुश्किल है, और पाइथन में भी वो हैं, लेकिन पाइथन में उनको देखना ज़रा सा मुश्किल है। तो इस वजह से हम उसको सी में देखेंगे। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि ज़रूरी हैं, इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वो पाइथन में आपको आसानी से नजर नहीं आएंगे। जिस तरह लिस्ट का मैंने आपको कहा था कि ज़रूरी है सी में भी, जैसे पाइथन में ज़रूरी है वैसे सी में भी ज़रूरी है, लेकिन सी में देखना ज़रा उसको थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम सी में नहीं करवाया करते। तो कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि पाइथन में देखने मुश्किल हैं, तो इस वजह से हम उनको अभी दूसरी लैंग्वेज में देखेंगे। तो एक तो ये मकसद होगा कि हमारे वो जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की पूरी वो बैग है वो पूरा हो जाए। ठीक है, जो चीज़ें पाइथन में आसानी से नजर नहीं आती वो हम किसी और लैंग्वेज में देख लें, नंबर एक। नंबर दो, आप लोगों को शुरू में यही बताया था कि अगर लोग इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में कोई एक लैंग्वेज में काम करते हैं, चाहे वो जितनी ही मुश्किल लैंग्वेज क्यों ना हो, ठीक है, अगर आप कंपेयर करने की कोशिश करें तो आपके पास असेंबली लैंग्वेज बड़ी मुश्किल है। ठीक है, लेकिन जब वो असेंबली लैंग्वेज के अंदर लोग काम कर देते हैं, जब असेंबली लैंग्वेज के अंदर लोग काम कर लेते हैं तो उसके बाद उनको कोई प्रॉब्लम नजर आता है तो वो कहते हैं तो असेंबली लैंग्वेज में बड़े अच्छे तरीके से हो सकता है, हालांकि मुश्किल लैंग्वेज है। ठीक है, तो आपकी एक लैंग्वेज के साथ जब इंटरेक्शन एस्टेब्लिश हो जाती है तो फिर बंदे का दिमाग थोड़ा सा उसके ऊपर रुक जाता है, किस्म की झिझक आ जाती है। ठीक है, शुरू में भी आप लोगों को बताया था। तो दूसरा मकसद यहाँ पे लैंग्वेज शिफ्ट करने से है कि वो झिझक अभी से आपकी खत्म हो जाए। फायदा ये होगा कि बजाय इसके कि एक सेमेस्टर पूरा मैं पढ़ाऊँ और अगले सेमेस्टर में टीचर भी चेंज हो, अगर चेंज हो, और लैंग्वेज भी चेंज हो, तो एटलीस्ट अभी ये होगा कि मेरे साथ थोड़ी बहुत आप लोग तंग तो आ गए, लेकिन बहरहाल कम अज़ कम ये पता है कि बंदा कैसे बात करता है, कॉन्सेप्ट पीछे क्या पढ़ाए थे, मुझे पता है कि हमने पीछे क्या पढ़ा हुआ था, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ ये देखा था और यहाँ हम ये कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये मुख्तलिफ मकासद हैं। थोड़ा सा मोटिवेट आप लोगों को इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों के जहन में ये नहीं आए कि भाई ये तो लैंग्वेज चेंज होगी और बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मुसीबत वाली कोई बात इंशाल्लाह नहीं है। कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट वही होंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे और हम ये कहेंगे कि भाई पाइथन इनको इस तरीके से करता था, यहाँ पे ये इस तरीके से हो रहे हैं। एक आध कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कि हमने पहले नहीं देखा हुआ, वो नया इस लैंग्वेज में आएगा, लेकिन वो बिल्कुल आखिर में जाके एक कॉन्सेप्ट इस तरह का आएगा तो वहाँ पे हम उसको देख लेंगे कि हाँ भाई इसकी ज़रूरत क्यों है और उसको समझना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो वो एक कॉन्सेप्ट है हमारे पूरे बाकी के सेमेस्टर के अंदर, वरना वही पुराने कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे। एक फ़ायदा जो कि मेरे जहन में आ रहा था, जो कि मैंने कहा कि ज़रूर आप लोगों को बताऊं, कि चूंकि अब हम लैंग्वेज को वापस कर देंगे रीसेट फ्रॉम जीरो, अब हम दोबारा से करेंगे कि ये इस तरह होता है, तो आप लोगों की असाइनमेंट बड़ी आसान हो जाएगी। क्योंकि जाहिर बात है कि वो वाले कॉन्सेप्ट्स हम वहाँ तक पहुंचे हुए थे, अभी हम वापस बिल्कुल जब इधर आ जाएंगे तो असाइनमेंट भी इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की होंगी। तो आज एक असाइनमेंट मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को देंगे तो वो आप देख लेंगे कि वो किस किस्म की। हाँ, फाइल हैंडलिंग वाली तो हाँ सच मैंने मेल नहीं की, वो अपलोडेड है, लेकिन वो तो पाइथन की तो आखिरी असाइनमेंट है बस, उसके बाद पाइथन की असाइनमेंट्स नहीं है। इसके बाद फिर आप लोगों की अभी सीखे
वो आते हैं उसकी तरफ, आते हैं उसकी तरफ। तो ये बात तो आपको बता दी कि दूसरी लैंग्वेज स्टडी करने की मुख्तलिफ वजूहात थी, वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। अब C++ क्यों पिक की? पहली वजह उसकी ये है कि पाइथन आपके पास, हमने बताया था ना कि कुछ लैंग्वेजेस हाई लेवल होती हैं, कुछ लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। तो आपके पास पाइथन इज़ वेरी हाई लेवल, ठीक है। आपने कोड को देखा है कि जब आप उसको पढ़ते हैं तो आप मुंह से अगर पढ़ना शुरू करते हैं तो वो इंग्लिश की तरह का नजर आता है, ठीक है जी। जबकि हाई लेवल लैंग्वेजेस में, जिनको हम हाई लेवल कहते हैं, उनके अंदर पाइथन, उनके अंदर C++ जो है वो बिल्कुल इस एंड पे है। तो वेरी हाई लेवल, और ये इतना लो लेवल है जिसको हम कहते हैं मीडियम लेवल, इवन हाई लेवल है भी नहीं, ठीक है। तो आपके पास ये दो एंड जब आ जाएंगे तो आपके दरमियान में जितनी लैंग्वेजेस आती हैं, अक्सर लैंग्वेजेस आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस किस्म की होगी, ठीक है जी। दूसरी वजह यह है कि C++ का जो सिंटेक्स है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस ने अडॉप्ट किया है, क्योंकि ये बहुत पुरानी लैंग्वेजेस हैं, तो इनकी वजह से प्रोग्रामिंग के ऊपर बहुत इफेक्ट आया है। तो जो नई लैंग्वेज बनती है तो पहले उनके जहन में ये आता है कि हम लोग C++ के हिसाब से वो करें। तो जावा इसका सिंटेक्स फॉलो करती है, PHP के अंदर अक्सर सिंटेक्स इसका है, इस तरह मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में इसका सिंटेक्स आपको मिलता है। पाइथन का सिंटेक्स बिल्कुल फ़र्क था, ठीक है जी। बिल्कुल फ़र्क से मतलब है कि जितना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम फ़र्क करते हैं, ठीक है। वरना आप लोगों को बताया था कि C++ को इफ़ को और पाइथन के इफ़ को अगर सामने सामने रख लें तो उसके अंदर ब्रैकेट्स और सेमीकोलंस का ही फ़र्क होगा, कोई इससे ज़्यादा बड़ा कोई फ़र्क नहीं होगा, ठीक है जी। तो मकसद बेसिकली ये है कि आप लोगों की इस इंपॉर्टेंट लैंग्वेज के साथ भी इंटरेक्शन हो जाए। हमारे पास ऑल्टरनेटिव जावा भी था, ठीक है, लेकिन जावा ना कराने की वजह है कि एक तो आगे आ जाएगी आप लोग की लैंग्वेज, ठीक है। मेरा ख्याल है पता नहीं 5वीं 6वीं सेमेस्टर में आप लोगों को करवा देते हैं वो, तो वो वहाँ पे कवर हो जाएगी। तो यहाँ से आप लोगों को एक ग्रेजुअल चेंज आ जाए डिफरेंट लैंग्वेज की तरफ, ठीक है जी। उसके अलावा C++ जो है, ये मैं यहाँ पे दोनों को एक साथ बोल रहा हूँ, C++, तो ये दो अलग लैंग्वेजेस हैं। तो अगर आपके जहन में ये सवाल है कि हम कोई एक नई लैंग्वेज क्यों कर रहे हैं, तो उसका जवाब ये है कि हम एक नई लैंग्वेज नहीं कर रहे हैं, हम दो नई लैंग्वेजेस एक साथ कर रहे हैं, ठीक है जी। C अलग लैंग्वेज है, C++ अलग लैंग्वेज है, लेकिन पहली नज़र में देखने में वो दोनों बिल्कुल जुड़वा हैं, एक दूसरे में फ़र्क आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम जितना काम करेंगे उसके अंदर मोस्टली दोनों का एक ही किस्म का काम होगा। आज के लेक्चर में एक बात आएगी जिसमें मैं आपको कहूँगा कि ये C में इस तरह होता है, C++ में इस तरह होता है। उसके आगे बाकी सारी जो है तो हम C/C++ करके बात करेंगे, ठीक है जी, समझ आ रही है। तो ये दो लैंग्वेजेस जो हैं, इनमें से C का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कंप्यूटर साइंस के ऊपर, ठीक है, क्योंकि C जो है एसेंशियली ऐसे काम करती है जैसे मशीन काम करती है। हमने कहा ना ये मीडियम लेवल है, इसका मतलब है कि मशीन के ज़्यादा करीब है। तो अगर आप C अच्छे तरीके से करते हैं तो आपकी मशीन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप होती है। पाइथन हमने पहले क्यों की थी? क्योंकि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते थे, ठीक है जी। आगे भी जो आपको कराई जाती है और आमतौर पे जो करिकुलम वगैरह में C के ऊपर इतना जोर दिया जाता है वो इस वजह से क्योंकि वो आपको मशीन का दिमाग सिखाने में अच्छी है। आई डू नॉट अग्री विद दिस कि आपको मशीन का दिमाग सीखना चाहिए, पहले आपको काफ़ी दूर जाके मशीन का दिमाग सीखना चाहिए। पहले आपको ये समझना चाहिए कि मैं प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन इट्स एन इंपॉर्टेंट स्किल। तो इस वजह से C के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है। हम बहुत जोर नहीं देंगे, हम ये चंद जो हमारे कुछ वीक्स रह गए तो इसके अंदर एक इंट्रोडक्शन किस्म का लेंगे, ठीक है। तो C के जो एडवांस टॉपिक्स हैं उनके अंदर हम नहीं जाने लगे, हम सिर्फ वो फंडामेंटल्स करेंगे कि आपको एक नो हाउ हो जाए कि C ऐसे काम करती है, कल को अगर मुझे ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। वो अगर किस जगह पे है, वो अगर है आपकी सिस्टम्स प्रोग्रामिंग, ठीक है, आपने अगर ऑपरेटिंग सिस्टम लिखना है, आपने डिवाइस ड्राइवर लिखना है, आपने नेटवर्क की कोडिंग करनी है एक्चुअल, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी C के अंदर। आप लोगों को याद है वो शुरू में हमने वो राउंड ट्रिप बताया था एक आपको कि वेब के ऊपर रिक्वेस्ट जाती है तो उसके अंदर अक्सर चीज़ों के ऊपर C लिखा हुआ था, ठीक है। लेकिन मसला ये कि वो अक्सर चीज़ें जो हैं दोज आर वेरी हाईली स्पेशलाइज्ड एरियाज, ठीक है। आम जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर होती है, जो कि पाइथन, रूबी, PHP, इस किस्म की जावास्क्रिप्ट, ये वाली लैंग्वेजेस आपकी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ठीक है। समझ आ रही? मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि आप लोगों को मोटिवेट करूँ ताकि अंदाज़ा हो जाए आप लोगों को कि हम ये करना क्यों चाह रहे हैं। तो इट्स नॉट कम्प्लीटली यूजलेस। आप लोगों को अभी तक मेरी बार बार की रिपीटेड बातों से ये लगा होगा कि जैसे मैं C के बहुत खिलाफ हूँ। मैं C के खिलाफ नहीं हूँ, हमने C पे बड़े पैसे कमाए हैं, लेकिन फंडामेंटली इट्स अ डिफरेंट टूल, ठीक है जी। आपके पास एक होता है टेस्टर, ठीक है, और एक होता है पेचकस। तो टेस्टर जो है वो बड़ी बारीक सी चीज़ होती है, ठीक है, उसके अपने मकासद हैं। अगर आप उसके जरिए से एक बड़ा सारा पेज टाइट करने की कोशिश कर देंगे तो टेस्टर भी खराब हो जाएगा और पेज भी टाइट नहीं होगा, ठीक है। तो हर चीज़ का अपना टूल होता है, ठीक है जी। और अगर आप जो आम पेचकस होता है अगर उसको टेस्टर की जगह पे इस्तेमाल करेंगे तो हालात थोड़े से खराब होंगे आपके लिए, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए कौन सा टूल है। तो C के अपने मकासद हैं, वहाँ पे आपको समझ के इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, ठीक है जी। तो ये इसकी बात होगी। आखिरी सवाल जो कि आपके जहन में ज़रूर आ रहा होगा कि अच्छा जी हमें अब ये फाइनल्स के लिए दोनों लैंग्वेजेस क्या देखनी पड़ेंगी, तो उसका सीधा सा जवाब है कि आपको एक भी लैंग्वेज देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपको कराई है। अगर आप किसी और लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं वो करें। मेरे जहन में फिलहाल ये है, इट्स नॉट डिसाइडेड येट, लेकिन मेरे जहन में ये है कि फाइनल के अंदर जो प्रॉब्लम्स आपको दिए जाएंगे कि ये काम करें, तो यू विल हैव द चॉइस, अनलेस किसी स्पेसिफिक सवाल के अंदर मैं कह दूं, लेकिन वैसे शुरू में इंस्ट्रक्शंस में लिखा होगा फिलहाल मेरे जहन में, आई एम नॉट श्योर येट,
लेकिन ये है कि आपके पास चॉइस होगी कि ये टास्क है, इसको आप जिस लैंग्वेज में करना चाहते हैं करें। अगर आप सी में करना चाहते हैं सी में करें, पाइथन में करना चाहते हैं पाइथन में करें, जावास्क्रिप्ट में करना चाहते हैं खुदा करे जावास्क्रिप्ट में करें। ठीक है जी, आपकी अपनी मर्जी होगी। उसमें एक इशू है कि अगर आप किसी ऐसी लैंग्वेज में काम करें जो मुझे ना आती हो तो फिर क्या करेंगे, लेकिन उसके बारे में बाद में सोचेंगे फिर। ठीक है, लेकिन बेसिकली यस यू हैव टू नो बोथ लैंग्वेजेस, क्योंकि लैंग्वेज मैंने आपको शुरू से बताया मकसद नहीं है। आपके पास लूप जो है आइट्रेशन मकसद है, कंडीशनल्स ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स मकसद हैं। तो आपको ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स का पता होना चाहिए, उनको कैसे अप्लाई करना है। लैंग्वेज इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो आपके सवाल का सीधा अगर मैं जवाब दूं तो जी। ठीक है जी, दोनों इंक्लूडेड है उसके अंदर। सही हो गया। अभी जो हम करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम सबसे पहले एक लैंग्वेज जब शुरू करते हैं तो अगेन ये भी इन मकासद में से शामिल है कि जब भी आप कल को कोई नई लैंग्वेज आपको शुरू करनी पड़े, ठीक है, तो आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में गए, वहां पे उन्होंने कहा कि जी हम काम करते हैं रूबी में, ठीक है, और हमने ये पूरी लाइब्रेरी रूबी में लिखी हुई है। सही है जी। अब आपने अपने पास एक सॉफ्टवेयर लिखा हुआ था जो कि स्कैनिंग करता था। ठीक है, आपने पाइथन के अंदर लिखा हुआ था, कागज आप उसको देते हैं, वो स्कैन करके आपको देता है, बड़ा साफ सुथरा सा स्कैन करता है। ठीक है जी। अब आप वहां पे गए और उन्होंने कहा कि जी हमने तो आपको हायर इसलिए किया है कि आपने ये स्कैनिंग वाली एप्लीकेशन लिखी हुई है। ठीक है जी, इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। तकरीबन अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेज में वो बंदा देख के सिलेक्ट करते हैं, तो उससे यही होता है कि हमें आपकी स्कैनिंग एप्लीकेशन की वजह से हमने आपको हायर किया है। अब वो लिखी हुई है पाइथन में, और आपके पास जो लैंग्वेज उनके पास चल रही है वो है रूबी। ठीक है, तो अब आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, या तो ये कि आप अपनी एप्लीकेशन को पूरा चेंज करें रूबी में, ठीक है, विच इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। आपने बड़ी उम्र लगा के इस एप्लीकेशन को बड़ा अच्छा बनाया है। सही है जी। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सॉफ्टवेयर हाउस वाले को कहें कि आप रूबी छोड़ दें, सारे के सारे पाइथन पे आ जाएं। वो नहीं होने लगा। ठीक है, वो कहेंगे आप हमें चेंज करने हैं कि हम आपसे काम लेंगे। ठीक है जी, तो वो भी नहीं हो सकता। इसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप उनको कहें कि मेरा कोड पाइथन में ही होगा, आप अपने रूबी के कोड से मेरे पाइथन के कोड को कॉल करें। ठीक है जी, तो इट्स वेरी पॉसिबल, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। हम यहाँ पे कवर नहीं करें, लेकिन मैं आपको सिनारियो बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, कि डिफरेंट लैंग्वेजेस किस तरीके से काम करती हैं। अब उनकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे रूबी में लिखी हुई है, लेकिन वो वेब सर्वर से कुछ रिक्वेस्ट वगैरह लेके आती है, वो लिखा हुआ है फॉर इंस्टेंस पीएचपी में। ठीक है जी, और आपके पास यहाँ पे जो एक्चुअल स्कैनिंग वाला पोर्शन है वो आपने लिखा हुआ है सी में, क्योंकि वो ड्राइवर है और वो बड़ा अच्छा काम करता है सी के अंदर। तो अब ये चार अलग अलग लैंग्वेजेस एक दूसरे के साथ काम करके एक मसले को हल कर रही है। ठीक है जी, तो आपके पास प्रोग्रामर ऐसा होना चाहिए जो कि इन चारों लैंग्वेजेस के साथ इंटरेक्शन कर सके। एक्सपर्ट अगर सारों में ना भी हो तो किसी एक में एक्सपर्ट हो और बाकियों को हैंडल कर सकता हो, कम से कम चला सकता हो अपने साथ। ठीक है, इसको कहा जाता है पॉलीग्लॉट प्रोग्रामिंग। पॉलीग्लॉट ऐसे बंदे को कहते हैं जो कि मल्टीपल लैंग्वेजेस बोल सकता हो। नेचुरल लैंग्वेजेस जो बंदा ज्यादा बोल सकता हो ना, कि लेट्स से एक बंदा उसको 6-7 जबानें आती हैं, उसको हम कहते हैं कि ही इज अ पॉलीग्लॉट। ठीक है जी, तो पॉलीग्लॉट प्रोग्रामिंग इसको कहते हैं कि आपके पास एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल किस्म के लैंग्वेजेस चल रही हैं और सारी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। आपको अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेज में ये चीज़ बहुत कॉमन मिलेगी। एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, आप लोगों के शायद इस्तेमाल आपने की होगी, अंदाजा शायद ना हो कि आपने इस्तेमाल की हुई है। एंड्रॉयड में जो गेम्स होती हैं, खेली हैं सबने, देखी हैं, कम से कम पता है लोगों को गेम्स होती हैं एंड्रॉयड में। तो वहाँ पे जो गेम डेवलपमेंट है आमतौर पर होती है सी में, जबकि जावा की बाकी की सारे एंड्रॉयड की बाकी की सारी डेवलपमेंट होती है जावा में। ठीक है, तो जावा का जो कोड होता है ऊपर, जो गेम का जो यूजर इंटरफेस वगैरह बनाता है, वो कॉल करता है नीचे सी के उसको, ताकि गेम के जो इंजन है वो सी के अंदर काम करे। तो ये दो अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर आप एक गेम लिखते हैं। ठीक है जी, तो इट्स वेरी कॉमन प्रैक्टिस। इसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपको ये चाहिए होता है कि कल को अगर आप किसी नई लैंग्वेज आपके सामने आ जाए तो आप फौरन उसको एब्जॉर्ब कर सकें, समझ सकें। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे मकासद में एक ये मकसद भी शामिल है कि आपके सामने अभी एक नई लैंग्वेज आ रही है, तो अब हम इसके साथ क्या करेंगे, हमने क्या बातें देखनी होती हैं। कोई नई लैंग्वेज अगर हमारे सामने आ जाए तो उसमें हमने क्या चीज़ें देखनी होती हैं। तो अभी आप आज देखेंगे इंशाल्लाह, ये हमारा हार्डली आधे घंटे का भी लेक्चर नहीं बनता, जिसके अंदर हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जब जाते हैं तो वो चीज़ें हम बुनियादी देख लेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमने देखनी होती हैं। ठीक है जी, तो ये एक प्रैक्टिस है बेसिकली जो कि हम क्लास में करना चाह रहे हैं, ताकि कल को जब ये प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़े, और करनी पड़ेगी, इसमें किसी किस्म की कोई शक नहीं है। इवन आपको अपने बैचलर्स के प्रोग्राम में FIP में आप पहुंचेंगे तो आपको एक टेक्नोलॉजी मिलेगी जो कि खास लैंग्वेज में होगी। अब आप कहेंगे कि जी ये तो लैंग्वेज मुझे नहीं आती, तो आपको हर टीचर ये जवाब देगा, चाहे उसको खुद आता है कि नहीं आता ये काम, वो आपको ये कहेगा कि क्या फर्क पड़ता है लैंग्वेज से। हर बंदा आपको ये कहेगा, अपने FIP जो सीनियर्स हैं उनसे जाके पूछ लें। ठीक है, हर बंदा आपको ये कहता है कि जी लैंग्वेज से क्या फर्क पड़ता है, अगर जो उसको खुद ये स्किल ना आती हो। लेकिन वाकईतन बात इस तरह है कि आपको अपने बैचलर्स में बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस सामना पेश नहीं आएगा उनके साथ, लेकिन इसका पेश जरूर आएगा कि लैंग्वेज आपको एक से दूसरी चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि वो आपको एक अंदाजा भी दे दिया जाए कि आप क्या करते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहली बात जिस पे हम शुरू करेंगे वो ये है कि हमारे पास पाइथन में हम लोगों ने बात की थी कि पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। सही है जी,
मैंने आप लोगों को शुरू में जो सी की बातें कही है ना, जो पाइथन के दरमियान दरमियान में मैं कहता हूँ, आपको कह रहा था कि सिर्फ देख लें, इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनको वापस रेफर करूँगा लेकिन दोबारा बताऊँगा आपको, ठीक है। तो उनको अभी तक याद रखने की ज़रूरत नहीं थी, अब जब हम देखेंगे तो अब याद खुद ही हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये बात करूँगा तो सिर्फ उनके लिए जिनको याद है, किसी को याद नहीं है तो मैं दोबारा बताऊँगा, ठीक है जी। तो इस पर परेशान ना हो कि आपने तो कहा था याद ना रखें, अभी कह रहे हैं कि याद है आपको, ठीक है। तो मैं दोबारा बताऊंगा लेकिन सिर्फ रिकॉल कराने के लिए कह रहा हूँ। तो वहां पे हमने ये बात की थी कि पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड का मतलब है कि आप एक एक स्टेटमेंट उठाते जाते हैं, मशीन को देते हैं, मशीन एग्जीक्यूट करती है, आपको वापस भेजती है। जबकि सी प्लस प्लस जो है वो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं। कंपाइल्ड लैंग्वेजेस का क्या मतलब है कि ये पूरा सोर्स कोड लो, पूरे का पूरा कंपाइलर को दो, और कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इस पूरे सोर्स कोड को जो कि आपने लिखा है अपनी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, इसको मशीन लैंग्वेज में, मशीन कोड के अंदर चेंज कर देता है। ये पूरे का पूरा कोड जब एक दफा चेंज हो जाता है, उसके बाद ये पूरा मशीन को दे दिया जाता है। आप भी घर जाएं और कंपाइलर भी अपने घर जाए, आप दोनों की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि अब कोड ऐसी शक्ल में आ गया है कि मशीन उसको खुद एग्जीक्यूट कर सकती है, ठीक है जी। इंटरप्रेटर में दोनों का, मेरा भी मौजूद होना जरूरी, इंटरप्रेटर का भी मौजूद होना जरूरी और मशीन का भी मौजूद होना जरूरी। कंपाइलर में कंपाइल एक दफा होगी लैंग्वेज, उसके बाद मशीन जाने उसका कोड जाने, कोई गलती है तो वो हमें सही करनी पड़ेगी, वो एक अलग बात है, सही है जी। तो हमें सी प्लस प्लस के लिए चाहिए एक कंपाइलर, सही है जी। इसके लिए जो बहुत ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल होने वाला दुनिया में कंपाइलर है उसको कहते हैं गनू सी कंपाइलर, ठीक है। GNU गनू जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनका एक सी कंपाइलर है, ठीक है। ओपन सोर्स की बहुत मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है, उनका कंपाइलर है सी प्लस प्लस का, उसको कहते हैं गनू सी। सी का एक कंपाइलर है गनू सी, ठीक है। तो उसी की फिर एक चेंज फॉर्म है जो कि सी प्लस प्लस के लिए काम करती है। बताया ना, दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। तो सी प्लस प्लस के लिए जो काम करती है उसको कहते हैं जी प्लस प्लस, गनू सी कंपाइलर प्लस प्लस फ्रॉम सी प्लस प्लस, ठीक हो गया जी। तो जी प्लस प्लस जो है वो आपका बहुत ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल होने वाला कंपाइलर है, ठीक है जी। विंडोज के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वालों ने अपना कंपाइलर लिखा है, ठीक है। तो वो कंपाइलर आता है विजुअल स्टूडियो के साथ। मैंने आप लोगों के जो फ्यूचर में टीचर्स पढ़ाने वाले हैं उनके साथ भी डिस्कशन किया, लैब वालों के साथ भी डिस्कशन किया, तो वो कहते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी आईडी इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, कोड आप किस जगह पे लिखते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपाइलर कौन सा आप यूज करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपको वही आईडी, वही सॉफ्टवेयर दिखा दें जो कि वो लोग आमतौर पर इस्तेमाल करवाते हैं, ताकि आप लोगों को आसानी रहे थोड़ी सी, ठीक है जी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि विजुअल स्टूडियो आपको यहाँ पे भी बताएंगे कि कैसे काम करता है, लेकिन विजुअल स्टूडियो जरूरी नहीं है, ना हम आपको विजुअल स्टूडियो सिखाना चाह रहे हैं। विजुअल स्टूडियो सिर्फ आपका वो एडिटर है जहां पे आप कोड लिखेंगे, ठीक है जी। उसका कंपाइलर से कोई ताल्लुक नहीं है, एक जगह है जहां पे आप कोड लिखते हैं, ठीक है। और एक है कंपाइलर जो कि इस कोड को लेके चेंज करेगा आपके मशीन कोड के अंदर, सही है जी। ये कहानी बहुत बड़ी है, एक 15-20 मिनट से मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये काम जो है इतना बड़ा नहीं है, ठीक है जी। अभी आप लोगों को क्लास में प्रैक्टिस का टाइम भी इंशाल्लाह देते हैं, सही है जी। तो हम पहले इंस्टॉल करेंगे विजुअल सी प्लस प्लस, अगर हम विंडोज में हैं। तो पहले जरा आ जाए इस तरफ। ये आप लोगों को एक असाइनमेंट भी देंगे जिसमें एसेंशियली आपने वही करना होगा कि ये कोड जो है इसको बस सबमिट कर दें, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि आप अपनी एनवायरनमेंट के साथ काम कर सकते हैं। तो कोड मैं आपको दे दूंगा, आप लोगों का कॉपी पेस्ट का शौक भी पूरा हो जाएगा और आप उसको आसानी से सबमिट कर सकते हैं, ठीक है जी। जी ऑटो ग्रेडर के जरूरी होगा, अभी बताते हैं सारी सब बताएं। जी जी खैर है ना, क्यों कोई दुश्मनी? हाँ जी, कोई दुश्मनी उससे? अच्छा बहुत दुश्मनी जी, डिपेंड करता है, ये एक इख्तिलाफी मसला है लेकिन सी प्लस प्लस के साथ काम करता है। अच्छा जी देखें, तो अगर आप लोग लिनक्स में हैं, मैं तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बता रहा हूं क्योंकि कुछ लोग और चीजें भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप लिनक्स में हैं तो आप ये कमांड इशू करेंगे टर्मिनल पे sudo apt get install g++, ठीक है जी। तो यू हैव g++ इंस्टॉल्ड। अगर आप मैक पे हैं आप कहेंगे g++, तो मैक आपको खुद एक पॉपअप दे देगा, आपको कह देगा जी मैंने फलां चीज इंस्टॉल करनी है, इसके लिए उसको नेक्स्ट नेक्स्ट यस 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 कर दें तो वो भी इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप विंडोज पे हैं तो बाकी के 6 सफ़े सुने। सबसे पहले आपने काम ये करना है, अगर आप विंडोज पे हैं तो आप लोग पहले इंस्टॉल करेंगे विजुअल स्टूडियो 2012, ठीक है। अगेन 2012 मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे लैब्स में इंस्टॉल्ड है, अगर आप कोई और वर्जन करना चाहते हैं फाइन, ठीक है। दूसरी चीज आपने इंस्टॉल करनी है डेव CPP ID, ठीक है। ये दोनों आपको लैब वालों से मिल जाएंगे और आप लोगों का यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर सर्वर भी है उसके ऊपर भी ये पड़े हुए हैं, ठीक है जी। जिसको नहीं पता तो वो अपने क्लासमेट्स वगैरह से पूछ लें, ये दोनों आपको लैब से मिल जाएंगे, लैब्स में इंस्टॉल्ड है, इस लैब में भी उस लैब में भी। आप अपनी मशीन यूज कर रहे हैं तो वहां पे दोनों चीजें इंस्टॉल आपको करनी पड़ेंगी। चुप करें भाई। विजुअल स्टूडियो इसलिए क्योंकि विजुअल स्टूडियो के अंदर आप कोड करेंगे, और डेव CPP इस वजह से क्योंकि ये आपको G++ का कंपाइलर लाके देगा। बताया ना, विजुअल स्टूडियो जो है वो G++ नहीं करता, तो असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, बल्कि यूं कहें कि असाइनमेंट के लोकल टेस्ट रन करने के लिए आपको G++ चाहिए, लेकिन ये बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है, 2-3 मिनट में इंस्टॉल हो जाता है। विजुअल स्टूडियो 1-1.5 घंटे में इंस्टॉल होता है, लेकिन खैर है वो आप लोग का अपना काम है, ठीक है, क्यों विंडोज इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप लोगों ने इंस्टॉल करनी है, सही है। अगेन लैब वालों के पास हैं सॉफ्टवेयर सर्वर जो आप लोगों का है उसके ऊपर भी है,
और बस ये कहीं से ले लें और इनको इंस्टॉल करें। ठीक हो गया। अच्छा, लैब्स में ये बाकायदा इंस्टॉल्ड है। और उसके बाद आपने क्या करना है, जब विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल हो गया तो आप जाएंगे स्टार्ट मेन्यू में माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2012 और इसके अंदर स्टार्ट करेंगे विजुअल स्टूडियो 2012। ठीक है, नीचे अगर सर्च करेंगे तो फॉर सम रीजन ये नजर नहीं आता, हालांकि ये मेन सॉफ्टवेयर है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे बाकायदा ब्राउज करके जाके क्लिक करें इसके ऊपर। सही हो गया जी। विजुअल स्टूडियो स्टार्ट हो जाएगा तो आपके पास एक ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। सही है, ये पीडीएफ भी अगेन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और अभी प्रैक्टिस का टाइम भी देते हैं, लेकिन एक नजर पहले देख लें कि ओवरऑल करना क्या है। आपने यहाँ पे जाना है फाइल मेन्यू, न्यू और प्रोजेक्ट। ये नजर आ रहा है जी, मेन्यू नजर आ रहा है ना, जहाँ पे क्लिक करना है फाइल न्यू और प्रोजेक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक विजार्ड ओपन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, इसके अंदर जरा गौर से देखें, आपने टेम्पलेट्स के अंदर विजुअल C++, यहाँ पे Win32 को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन Win32 कंसोल एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है। सही है जी, और यहाँ पे आप नीचे इसका कोई नाम दे देंगे। हम चूंकि एक बेसिक चीज बनाना चाह रहे हैं, हम इसका नाम रख लें हेलो। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जब भी आप कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके सबसे पहली चीज जो आपने देखनी होती है वो आप सर्च करेंगे कि इस लैंग्वेज का हेलो वर्ल्ड क्या है। ये कन्वेंशन है कि लोग क्या करते हैं, कंसोल के ऊपर एक हेलो वर्ल्ड की स्ट्रिंग आउटपुट करते हैं। ठीक है, उससे फायदा क्या होता है कि आपको पूरा फ्लो पता चल जाता है कि कोड कहाँ लिखना है, रन कैसे होगा, रन होकर आउटपुट कहाँ प्रोड्यूस करता है, पूरी चीज आपको पता चल जाती है। ठीक है जी, पाइथन में जिस तरह किस तरह आप कैसे करेंगे, हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करेंगे पाइथन में, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे सी का हेलो वर्ल्ड अभी हम देख रहे हैं कि सी का हेलो वर्ल्ड किस तरह होता है। तो जब कोई नई लैंग्वेज सीखनी हो तो पहले इस बात पे सर्च करें कि फलां लैंग्वेज, मिसाल के तो रूबी हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी, समझ आ रही बात की। तो यहाँ पे हम चूंकि हेलो वर्ल्ड बनाना चाह रहे हैं, इसलिए इस प्रोजेक्ट का नाम हम लिख रहे हैं हेलो। प्रोजेक्ट क्या चीज होती है, प्रोजेक्ट आपके पास डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्ट से मुराद ये है कि आपकी सारी सोर्स फाइलें, अगर मल्टीपल फाइलें हैं तो वो एक जगह पे होंगी। ठीक है जी, ये बस विजुअल स्टूडियो का ये तरीकाकार है, वो सारी फाइलों को एक जगह पे रखता है, विच इज यूजफुल इन मोस्ट केसेस। तो यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया हेलो। ठीक है, आप लोकेशन देख सकते हैं कि कहाँ इस प्रोजेक्ट को इंक्लूड कर रहा है, लेकिन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। मेहरबानी करके इसको ओके के ऊपर क्लिक कर दें ताकि ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए। ठीक हो गया जी। इसके बाद आपको ये स्क्रीन ऑटोमेटिकली नजर आएगी। इसके ऊपर पहली स्क्रीन के ऊपर आपने नेक्स्ट करना है, फिनिश नहीं करना है। दूसरी स्क्रीन पे आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चेक बॉक्स को चेक करना है, एम्प्टी प्रोजेक्ट। अगर आप एम्प्टी प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे तो विजुअल स्टूडियो अपनी मशरूटियां बीच में करेगा और फिर आपको परेशानी होगी। तो एम्प्टी प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करें। सही हो गया जी, एम्प्टी प्रोजेक्ट पे क्लिक करें और फिर फिनिश के ऊपर क्लिक कर दें तो आपको एक ऐसी स्क्रीन नजर आ जाएगी जिसमें या राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे आपको सोल्यूशन एक्सप्लोरर नजर आ रहा होगा। सही है जी, सोल्यूशन इज द सेम नेम, सेम थिंग एज अ प्रोजेक्ट। ठीक है, काइंड ऑफ थोड़ा सा फर्क है उसमें, लेकिन बाहर हमारे हिसाब से दोनों एक ही चीज है। इसके अंदर आप राइट क्लिक करें, सोर्स फाइल्स के ऊपर, सोर्स हम क्रिएट करना चाह रहे हैं ना, जिसको हम फिर कंपाइल करेंगे, मशीन बनाएंगे, मशीन कोड बनाएंगे। सोर्स फाइल्स के ऊपर राइट क्लिक करें, ऐड और न्यू आइटम। ठीक है जी, तो यहां पे एक और बॉक्स खुल जाएगा, इसके अंदर ये चीज ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होगी C++ फाइल, लेकिन अगर नहीं सिलेक्टेड तो इसको सिलेक्ट कर लें। ठीक है जी, यहां पे देखें विजुअल C++ और यहां पे C++ फाइल .cpp। जिस तरह पाइथन की फाइल की एक्सटेंशन .py होती थी, C++ की एक्सटेंशन फाइल की एक्सटेंशन जो है वो है cpp, pp फॉर प्लस प्लस। सही हो गया। यहाँ पे आप इसका नाम देंगे, अगेन चूंकि हम हेलो वर्ल्ड कर रहे हैं तो हमने इसका नाम रखा है hello.cpp। ठीक है जी, वो हेलो प्रोजेक्ट का नाम था, ये हेलो फाइल का नाम है। मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर, हम एक बना रहे हैं। ये करें और ऐड के ऊपर क्लिक कर दें यहाँ पे। ठीक, अच्छा, जब आप ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपको इस तरीके से hello.cpp एक नजर आएगा, ऊपर लिखा होगा ग्लोबल स्कोप। सही है जी, स्कोप वही चीज है जो कि पाइथन में हम फ्रेम जिस चीज को कह रहे थे, ये आपकी वो मेन जगह है जहां पे आप काम करेंगे। ठीक है, जब आप कोई फंक्शन कॉल करेंगे तो उसके अंदर लोकल स्कोप हो जाएगा। सही है जी, वहां पे भी हमने कहा था ना फ्रेम स्कोप्स होते हैं, तो यहाँ पे लफ्ज ही स्कोप का इस्तेमाल होता है, फ्रेम का लफ्ज नहीं इस्तेमाल होता। एग्जैक्टली वही चीज है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये कोड जो है, इस कोड को थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं, इसको फिलहाल छोड़ दें, लेकिन बहरहाल ये कोड आपने यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, ये भी बताता हूँ आपको कि कोड में है क्या। ये कोड आप लिखेंगे और उसके बाद आप जाएंगे डीबग मेन्यू में और यहाँ पे है स्टार्ट विदाउट डीबगिंग। सही है जी, तो आप स्टार्ट विदाउट डीबगिंग भी कर सकते हैं और कंट्रोल F5 यहाँ पे शॉर्टकट की लिखी हुई है, इसको भी आप अगर कंट्रोल F5 कर दें तो आपका यही मेन्यू क्लिक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सही है जी, जब ये हो जाएगा तो आपको अगर इस तरह का एक बॉक्स नजर आता है तो इसका मतलब है आपने फाइल सेव नहीं की हुई, तो उसको यस कर देंगे, हाँ जी फाइल को सेव कर लो। सही हो गया। ये जब हो जाएगा तो आपको इस तरीके से कंसोल प्रॉम्प्ट नजर आएगा और जो आपने वहां पे हेलो वर्ल्ड आउटपुट किया हुआ था वो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। ठीक है जी, ये आउटपुट कहां से आया उसको थोड़ी देर बाद देखेंगे, लेकिन बहरहाल आपको आउटपुट यहाँ पे नजर आ जाना चाहिए। सही है, ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब चूंकि ये चीज आप लोगों ने सबमिट भी करनी है तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। बेसिकली आप चाहते ये हैं कि ये वाली फाइल जो आपने यहां पे लिखी है इसको आप सबमिट कर दें, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। आप लोग आसानी से जाके वहां से फाइल कॉपी करें, अपनी असाइनमेंट के फोल्डर में पेश करें, मुख्तलिफ तरीके हैं। मैं एक तरीका जो कि मेरे जहन में काफी आसान है वो मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। ठीक है जी, जो मेरे जहन में आसान लगा कि आप लोगों को शायद आसान लगे वो बता रहा हूँ। इसके अलावा कोई और तरीका आप करना चाहते हैं, यूर वेलकम। ठीक है जी,
ये आपकी असाइनमेंट जब आप एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ऐसी फाइल आपको नजर आती है एक, ठीक है। यहां पे आपके पास आमतौर पे पाई फाइल होती थी, अभी आपको यहां पे नजर आ रहा है C++ सोर्स फाइल, ठीक है जी। इस फाइल को आप करेंगे राइट क्लिक, ठीक है, ओपन विद और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2012, विजुअल स्टूडियो वहां पे रन हो रहा है पहले से, ठीक है, उसको हमने बंद नहीं किया। फाइल C++ की फाइल के ऊपर आपने राइट क्लिक किया, ओपन विद और विजुअल स्टूडियो 2012। ये जब आप करेंगे तो ये आपका hello.cpp पहले से खुला हुआ था और ये a10.cpp अब खुल जाएगी, ठीक है। a10 उसका नाम ना हो, कोई और नाम हो, लेकिन 12 जो भी cpp की फाइल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो hello.cpp में जाएं, यहां से कॉपी करें कोड को जो अभी आपने लिखा है, a10.cpp में लिखें, उसको पेस्ट कर दें और सेव कर दें, ठीक है। तो बेसिकली a10.cpp में आपका कोड आ गया, बस सही है। आप उसको डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मेरे ज़हन में ये आसान तरीका है, ठीक है। मकसद सिर्फ क्या है कि आपकी a10.cpp के अंदर ये कोड आ जाए। जब ये आ जाएगा तो उसके बाद आप उसी तरीके से python run.py लोकल करें, लोकल टेस्ट रन होंगे, python run.py रिमोट करें, वो आपसे उसी तरीके से ईमेल और सबमिशन पासवर्ड मांगेगा और सबमिट कर देगा, ठीक है जी। तो सबमिशन के अंदर कोई चेंज नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये है कि अगर आप python run.py लोकल करें और वो आपको कहे कि जी C++ मुझे नहीं मिला, तो dev C++ IDE इंस्टॉल कर लें, छोटा सा है, आराम से इंस्टॉल हो जाता है वो, ठीक है जी। क्लियर है। अगर आपने वो नहीं भी इंस्टॉल किया तो रिमोट सबमिशन हो जाएगी, रिमोट को कोई मसला नहीं है, वहां पे हमारे पास इंस्टॉल्ड है G++, सही है। लेकिन लोकल टेस्ट आप रन करना चाहते हैं ना, कि देखें क्या मसला आ रहा है, क्यों एरर हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है जी। समझ आ रही बात की। तो पहली असाइनमेंट में इन सारे मसाइल को हल कर लें, अगली असाइनमेंट में अगर अभी ये हल नहीं करेंगे तो यही मसला अगली असाइनमेंट में फिर आएगा, ठीक है जी। तो इसके लिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आप लोगों को टाइम थोड़ा ज्यादा दें, क्योंकि आप लोगों ने सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने, ऑल्दो असाइनमेंट में कुछ नहीं है, ठीक है जी। तो कोशिश करेंगे इसका टाइम आप लोगों को थोड़ा ज्यादा दे दें, लेकिन इसको शुरू से जो है तो इस मसले को हल करें, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया ये असाइनमेंट सब दोबारा आसान होंगी, आप लोगों के पास बहुत अच्छा चांस है, जिन लोगों के मार्क्स पीछे खराब हैं, बहुत अच्छा आप लोगों के पास चांस है कि यू कैन कवर अप। लेकिन अगर आप वही काम करेंगे जो आपने पहले किया था और फिर छोड़ देंगे और फिर आगे जाएंगे, तो ये मसला जो है वो रहेगा, ठीक है जी। समझ आ गई। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये PDF भी आपको असाइनमेंट के अंदर मिलेगी, तो वहां पे आप देख के भी कर सकते हैं, उससे पहले भी कोशिश करूंगा कि मैं इसको अपलोड कर दूं, ठीक है जी। समझ आ गई बात की जी। अच्छा, तो अभी हम जाते हैं वापस और ये देखते हैं कि ये सोर्स कोड जो यहाँ पे लिखा हुआ था किधर गया, ठीक है, ये रहा, ये क्या चीज़ है, इसको जरा एक नजर जाके देखते हैं अभी, ठीक है जी। कोई सवाल तो नहीं है जी। लिनक्स में आप sudo apt-get इंस्टॉल G++ कर लेंगे, वो इंस्टॉल हो जाएगा। अपनी CPP की फाइल को किसी भी एडिटर में खोलें, जो एडिटर आप अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं, लिखें, सेव करें और कमांड अभी बताता हूँ किस तरह उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है जी। उसके लिए आपको किसी और जगह पे जाने की जरूरत नहीं है, वही असाइनमेंट फाइल में उस फाइल को डायरेक्ट ओपन करें और रन करें, ठीक है। अच्छा जी, वैसी विंडोज़ के पीछे हम बातें नहीं करते, वजह जी किसमें, बिल्कुल उसमें भी खोल सकते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हो सकता है कि लैब वाले आपको विजुअल स्टूडियो में कराएं, सिर्फ मकसद ये होता है कि सारे लोग यही काम कर रहे हैं तो इधर उधर से हेल्प लेने में जरा मदद मिलती है, वरना नो प्रॉब्लम, आप जिस चीज़ में करना चाहें करें, किसी भी जगह कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में करें। आप बेशक आज से कोड लिखें बैठ के टर्मिनल के ऊपर, हमारा सोर्स के साथ काम होगा, हम सोर्स सबमिट करेंगे, ठीक है जी। अच्छा देखें जी, हम करना चाह रहे हैं, याद रखें हम करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। यहां से देखें, जो तरीका है उस तरीके को देखें, कोड अचानक सारा एक साथ नहीं देखना है, ठीक है। तरीके को देखें, तरीका क्या है, हम करना क्या चाह रहे हैं, हम हेलो वर्ल्ड आउटपुट करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। हम पाइथन में किस तरह करते थे, पाइथन में कैसे करते थे, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, सही है जी। C++ में जाहिर बात है लैंग्वेज फर्क है, तो उनकी अपना तरीका कार है, ये जो फंक्शन का नाम इस्तेमाल करते हैं वो है printf, ठीक है जी। printf फंक्शन का नाम है, सही है जी। और चूंकि ये फंक्शन है तो इसके आगे पीछे पैरेंथेसिस है, उसी तरीके से, पुरानी बात है, नई बात नहीं है। इसको आप पास करेंगे एक आर्ग्यूमेंट, पुरानी बात है। आर्ग्यूमेंट क्या है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। जैसे हमारे पास प्रिंट पाइथन में न्यू लाइन इंसर्ट कर देता था, लेकिन f.write न्यू लाइन नहीं इंसर्ट करता था, फाइल के अंदर जब हम राइट कर रहे थे स्लैश n खुद लगा रहे थे ना, तो यहां पे भी प्रिंट f जो है न्यू लाइन खुद नहीं लगाता, हमें लगानी पड़ेगी, सही है जी, क्लियर है। आपने प्रिंट f किया हेलो वर्ल्ड, लेकिन आप न्यू लाइन करना चाहते हैं तो न्यू लाइन आप खुद लगाएंगे स्लैश n के जरिए से, जैसे हमने पाइथन में फाइल हैंडलिंग के टाइम पे लगाया था, सही हो गया जी। अच्छा, अब मसला ये है कि पाइथन में प्रिंट हमें मिला था तैयार बिल्ट इन, जैसे मैक्स तैयार था वैसे प्रिंट भी तैयार था, लेकिन यहां पे हमारे पास प्रिंट जो है वो तैयार नहीं है, हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। समझ आ रही बात की, जैसे हम math.square-root को इंपोर्ट करके इस्तेमाल करते थे, वैसे हमारे पास वो अवेलेबल नहीं होता था, printf C के अंदर बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं है, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट का जो तरीकाकार है C में वो है हैश इंक्लूड, ये पूरा आप इसी तरह लिखेंगे, हैश इंक्लूड बगैर स्पेस के, ठीक है ना। कमेंट थोड़ी देर में आ जाएंगे, यहां पे हैश कमेंट नहीं है,
ठीक है, यहां पे हैश इंक्लूड का मतलब है इंपोर्ट, सही है जी, और आगे आपको यू स्क्वायर ब्रैकेट्स भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है। ये जो आगे चीज लिखी हुई है stdio.h, ये उस पैकेज का नाम है, उस लाइब्रेरी का नाम है, ठीक है। एक्चुअली इसका नाम यहां पे इसको हम हेडर फाइल कहेंगे, लेकिन इसका वही मकसद है जो कि हमारे पास वहां पे मैथ पैकेज का था, याद है ना, मैथ मॉड्यूल, मैथ पैकेज, मैथ लाइब्रेरी का क्या काम था, हम कहते थे इंपोर्ट मैथ, तो मैथ के अंदर की चीजें हम इस्तेमाल कर सकते थे। यहां पे जब हम लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h एंगल ब्रैकेट्स में, बाकी तो सारा सिंटेक्स है, नाम क्या है stdio.h, ठीक है। ये चीज जब आप करेंगे तो stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इसके अंदर जो चीजें वो हमें अवेलेबल हो जाएंगी, और उनमें से एक चीज है प्रिंटफ, सही हो गया जी, यहां तक सही है। अच्छा, तो हमने प्रिंट करना चाहते थे हम, उसके लिए हमने लिखा प्रिंटफ, क्योंकि प्रिंटफ के जरिए से प्रिंटिंग होती है। स्क्रीन को मत देखें, स्क्रीन को देखेंगे फिर थोड़ी देर बाद कहेंगे कि मुझे समझ नहीं आ रही, ठीक है जी। बात अगर मानेंगे नहीं तो फिर अपने तरीके से करना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम, लेकिन फिर उसके बाद जब समझ नहीं आती तो फिर खफा नहीं हो कि भाई हमें समझ नहीं आ रही, ठीक है जी। जब तरीका बताया जाता है तो उस तरीके को सुना करें। आप लोगों ने लिखा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड के लिए आपको चाहिए आउटपुट करने के लिए प्रिंटफ का फंक्शन, तो आपने प्रिंटफ लगाया। प्रिंटफ का फंक्शन बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए आपको एक कोई चीज इंपोर्ट करनी पड़ेगी। सी के अंदर इंपोर्ट करने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो होता है हैश इंक्लूड और एंगल ब्रैकेट, सही है जी, लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन, दरमियान में आप उस हेडर फाइल, यहाँ पे अब नया लफ्ज आ गया है, मतलब वो ये आपके लिए हेडर फाइल का आप नाम लिखेंगे, वो हेडर फाइल जिसके अंदर प्रिंटफ डिफाइंड है वो है stdio.h, सही हो गया जी, ठीक है। अब एक इशू ये है कि ये पूरे का पूरा जो है आपके पास प्रोग्राम कंपाइल्ड है, ये पूरा प्रोग्राम जो है मशीन कोड में चेंज होगा, ठीक है। तो इसमें सवाल ये पैदा होता है कि जब ये चेंज हो जाए मशीन कोड के अंदर तो फिर एग्जीक्यूशन कहां से शुरू की जाएगी। पहले तो ये होता था ना, हम एक बात करेंगे आप उसको एग्जीक्यूट करो, हम दूसरी बात करेंगे आप एग्जीक्यूट करो। अब मैंने आपको पूरा मजमून पकड़ा दिया, तो अब आप इसको कहां से एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे, तो जरूरी नहीं कि आप ऊपर से एग्जीक्यूट करना शुरू करें, ठीक है। सी के अंदर तरीकेकार ये है कि आप एग्जीक्यूशन एक खास फंक्शन से शुरू करते हैं, उस फंक्शन का नाम होता है मेन, MAIN, सारे के सारे छोटे, ठीक है। सी में तरीकाकार ये है कि एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होती है, मेन से, सही है, क्लियर है यहां तक। आपकी एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से स्टार्ट होगी सी के अंदर, जिस तरह पिछली क्लास में हमने देखा था, ऑल्दो कि वो आपको याद होना जरूरी नहीं है, लेकिन इतना बताया था कि अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर से बात शुरू होती है जब क्लास बनाई जाती है, इंस्टेंस जब क्रिएट किया जाता है। तो खैर अगर वो नहीं भी याद तो यहाँ पे देखेंगे जब भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन शुरू करेगा तो वो सबसे पहले आएगा इस मेन के अंदर और मेन की बात शुरू करेगा। ऊपर नीचे आपने जो कुछ भी लिखा हुआ है वो बाद की बात है, ठीक है। अगर मेन उनको कॉल करेगा तो उन तक हम जाएंगे, वरना हम उन तक नहीं जाएंगे, ठीक, कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, तो देखें हमने यहाँ पे लिखा है मेन। अब एक बात ये रिकॉल करें कि पाइथन में हम लोगों ने कहा था, वो जो हवा में मैंने चीज बनाई थी, वो मैंने आपको ये कहा था कि आपके पास पाइथन का जो वेरिएबल है उसकी वेरिएबल की वैल्यू भी आप चेंज कर सकते हैं और उसकी टाइप भी चेंज कर सकते हैं। जबकि एक स्टेप पीछे C++ का वेरिएबल था जिसकी वैल्यू तो आप चेंज कर सकते हैं लेकिन उसकी टाइप आप चेंज नहीं कर सकते। एक दफा जब आपने उसकी टाइप बता दी तो उसकी टाइप वही रहेगी, ठीक, याद है नहीं? या तो अभी दोबारा बता रहा हूं। मैथमेटिक्स का वेरिएबल क्या चीज होती है कि आपके पास एक दफा डिसीजन है, उसको क्या वैल्यू देना चाहते हैं, फिर उसके बाद वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। सी का वेरिएबल क्या है कि आप वैल्यू एक दफा भी चेंज कर सकते हैं, आइंदा भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन टाइप एक दफा डिसाइड कर लेंगे तो फिर चेंज नहीं होगी, ठीक। जबकि पाइथन का वेरिएबल क्या है कि टाइप भी चेंज हो सकती है, वैल्यू भी चेंज हो सकती है, सही। हमने कहा v = 20, फिर हमने कहा v = ABC, तो पहले वो इंट था, थोड़ी देर बाद वो हो गया स्ट्रिंग, फाइन। सी में आपके पास जब वेरिएबल बनेगा तो आप उसकी टाइप बताएंगे और टाइप बताने के बाद उसके बाद उस टाइप को आप चेंज नहीं कर सकते, सही हो गया। तो अब देखें आपके पास मेन जो है, मेन आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जिसको कोई वैल्यू वापस रिटर्न भेजनी होगी। जी मैं आ रहा हूं, एक सेकंड, उसी की तरफ आ रहा हूं। मेन जो है आपके पास एक ऐसा फंक्शन है, कैसे पता चला फंक्शन है, यहां पे ये ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, ठीक है। आपके पास मेन एक ऐसा फंक्शन है जो कि कोई वैल्यू वापस भेजेगा। तो जैसे किसी वेरिएबल की टाइप आपको बताना जरूरी होती है, ऐसे ही फंक्शन जो वैल्यू वापस भेजेगा उसकी टाइप भी बताना आपको जरूरी होती है। एक जो बोल रहा हूँ करें पूरा कर लूँ, फिर उसके बाद सवाल ये वाले पूछे, ठीक है। वैलिड सवाल है लेकिन ये बातें मैं बोल रहा हूँ आगे, ठीक है। तो एक फ्लो में बोल रहा हूँ, पहले वो सुन लें। तो आपके पास वेरिएबल की टाइप बताना जरूरी, मेन कोई वैल्यू वापस भेजेगा, ठीक है, तो वो भी किसी वेरिएबल में हम डालेंगे, तो चूंकि उसकी टाइप बताना जरूरी तो यहां पे भी हमें बताना जरूरी कि मेन वापस किस किस्म की वैल्यू भेजेगा, ठीक है। फंक्शन को वैल्यू वापस भेजता है ना आउटपुट के तौर पे, वो वैल्यू किस किस्म की भेजेगा वो बताना जरूरी और वो आप यहां पे बताते हैं, ठीक है। तो अब आप ये कह रहे हैं कि इंट मेन का मतलब है कि मेन फंक्शन जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये एक वैल्यू वापस भेजेगा जिसकी टाइप इंट होगी, सही हो गया जी। तो यहां पे आप डेफ नहीं लिख सकते। सी का तरीकाकार ये है कि जब आपने फंक्शन डिफाइन करना होता है तो आप पहले लिखते हैं कि ये फंक्शन किस किस्म की डाटा टाइप वापस भेजेगा, किस किस्म की वैल्यू वापस भेजेगा, सही हो गया जी। फ्लोट है तो फ्लोट वापस भेजेगा, वो थोड़ी देर बाद आ जाएगा, ठीक है।
बिल्कुल आप, हाँ, इसके फायदे भी है, नुकसान भी है। ठीक है, अगर फंक्शन बहुत भी बड़ा है, आपको ये तो पता है ना कि गिवन दिस इनपुट व्हाट शुड इट प्रोड्यूस, तो टाइप आपको अक्सर पता होती है, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं इसके। देखें यहाँ पे अभी जो हम बात करेंगे ना, तो इसमें हम कोई ये नहीं कहेंगे कि इसमें पाइथन अच्छा है सी बुरा है। दोनों चीजों के अपने फवायद और नुकसान मौजूद हैं। ठीक है, कुछ चीजें हमारे लिए आसान है, कुछ चीजें मशीन के लिए आसान है। ठीक है, लेकिन बहरहाल फिलहाल ये देखें कि यहाँ पे तरीकाकार क्या है, प्रोज एंड कॉन्स में हम फिलहाल नहीं जा रहे। सही है, तो इंट क्या कह रहा है कि इंट आपको ये बता रहा है कि ये मेन फंक्शन जो है ये कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेता, कोई पैरामीटर इसके नहीं है, लेकिन ये आपको वैल्यू जो वापस भेजेगा वो होगी इंटीजर। सही, जब आपने ये कह दिया कि इसकी वैल्यू इंटीजर होगी, तो अब दरमियान में कहीं ना कहीं आपको वैल्यू इंटीजर अब भेजनी पड़ेगी, वरना सी खफा होता है। आपने कह दिया ना इंट वापस भेजेगा, अगर आप इंट वापस अब नहीं भेजते तो फिर ये सी खफा होगा, कंपाइलर आपको बाकायदा एरर देगा कि भाई किधर है, आप तो कह रहे थे मैं इंट वापस भेजूंगा, आपने तो नहीं भेजा। क्योंकि अब वो आपको पूरा मजमून पढ़ रहा है ना, समझ आ रही है, अब वो आपको पूरा मजमून चूंकि पढ़ रहा है और दरमियान में आपने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि रिटर्न क्या करनी है वैल्यू, तो वो आपको कहेगा भाई अभी तो आपने पीछे कहा है कि मैं इंट भेजूंगा, किधर है इंट। समझ आ रही बात की, तो ये बाकायदा आपको एरर देगा। तो ये रिटर्न जीरो लिखना इस वजह से जरूरी है क्योंकि हमने कोई ना कोई वैल्यू वापस भेजनी है, हम यहाँ पे बस जीरो फिलहाल वापस भेज रहे हैं। ठीक है, मेन सिर्फ जीरो ही वापस भेजेगा, क्योंकि मेन क्या है, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ, कोई काम हो गया, आखिर में जीरो वापस। ठीक है, इस जीरो का अपना एक मकसद है, लेकिन फिलहाल हम उसमें नहीं जा रहे। ठीक है, जीरो के अलावा और वैल्यूज होती हैं, लेकिन उसमें हम फिलहाल नहीं जा रहे। ठीक है, मेरा ख्याल है ऑपरेटिंग सिस्टम्स की लैब में आप लोगों को ये करवाया जाएगा कि जीरो का क्या मकसद है, चौथे सेमेस्टर में। ठीक है जी, इसका मकसद है, लेकिन फिलहाल इसको यहीं तक छोड़ेंगे। हम कह रहे हैं कि भाई कोई वैल्यू तो वापस भेजनी है, तो हम जीरो भेज देते हैं। जी, लगा सकते हैं, वो भी थोड़े अरसे बाद शायद आ जाएंगे। लेकिन मेन ये है कि भाई मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो, तो उसको आप कुछ कहना नहीं चाहते फिलहाल। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। तो देखिए हमारे पास बाकी सारी चीजें होंगी, एक दो चीजें रह गई। वो क्या रह गई कि आपके पास मेन फंक्शन की बॉडी यहां से, मेन फंक्शन की बॉडी इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक है। आप लोगों को बताया था कि पाइथन के अंदर ब्लॉक कैसे एग्जीक्यूट होता है, ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, इंडेंटेशन से। तो यहां पे इंडेंटेशन सी कंपाइलर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सी को कैसे पता चलता है कि ब्लॉक कहां से कहां तक है, स्टार्टिंग ब्रेस और एंडिंग ब्रेस, इन दोनों के दरमियान जो भी चीज है दैट इज द ब्लॉक। चाहे वो आपने सारे का सारा एक लाइन में लिख दिया है, ऐसे भी ये एक ही ब्लॉक है। ठीक है, ये भी एक ही ब्लॉक है। ठीक है, ये भी एक ही ब्लॉक है, लेकिन ये जहालत है, ये करनी नहीं है। ठीक है, कंपाइलर को कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि आपकी एक स्टेटमेंट खत्म होगी और अगली स्टेटमेंट आ रही है, इस सेमीकोलन से। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग इंडेंटेशन नहीं करेंगे, सी का कंपाइलर तो खफा नहीं होगा, लेकिन मैं खफा होऊंगा, मैं मार्क्स काटूंगा आप लोगों के। अभी से बता रहा हूं आप लोगों को, कंपाइलर को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप इंडेंटेशन नहीं करेंगे, इंडेंटेशन बिल्कुल करनी चाहिए, वरना कोई आपका सोर्स कोड नहीं पड़ेगा, आपको कोई इज्जत की निगाह से नहीं देखेगा। सब पास हो जाएंगे टेस्ट, लेकिन मैं बाकायदा आप लोगों के मार्क्स काटूंगा उस पर, बहुत सारे। सी कंपाइलर को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने एक रिटर्न यू लगा दिया, खैर है, उसको फर्क नहीं पता चलता। मुझे फर्क पता है, मुझे फर्क पता भी चलता है, और मैं उसके ऊपर असर भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सिरे से फर्क ही कोई नहीं पड़ता। आप ना लगाएं, मुझे नहीं, मैं टैब और स्पेस फर्क नहीं देख सकता, इतना मैं फारिग नहीं हूँ इस काम के लिए। ठीक है, लेकिन मैं असल में देखें, एक चीज होती है कि क्या चीज कंपाइलर बर्दाश्त करता है, और एक चीज होती है गुड कोडिंग प्रैक्टिस क्या होती है। तो इंडेंटेशन जरूर करनी चाहिए, इट्स गुड कोडिंग प्रैक्टिस। ठीक है, जिस तरह वो पश्तो में मशहूर है, आई डोंट नो आप लोगों में से तो अक्सर को समझ नहीं आएगा, लेकिन किसी को अगर खाने के लिए कहना हो ना, तो एक तरीका उसको है कि चले उर्दू में कह देते हैं कि नोश फरमाएं। ठीक है, और एक होता है कि फुटो। तो दोनों से मकसद हल हो जाता है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है जी, उर्दू में भी मैंने ट्रांसलेट किए, ठीक ट्रांसलेट किए थे। ठीक है, पश्तो में ज्यादा अच्छा, पश्तो में कहते हैं उखरा या डक्षा। ठीक है, तो डक्षा का मतलब है कि ठूस लो, तो दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। तो ऑल्दो कंपाइलर खफा नहीं होता इस बात पे, क्योंकि उसकी फीलिंग्स नहीं है, लेकिन इंसानियत के तरीके से बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इंट तो वैल्यू नहीं है, वो तो टाइप है। एक मिनट, इंट टाइप है, इसलिए आप वो वापस नहीं भेज सकते, आपको जीरो या कोई वैल्यू, इंटीजर की वैल्यू भेजनी पड़ेगी वापस। एक मिनट जी, कौन पूछ रहा था ऐसे सवाल? जैसे वहां पे प्रिंट था, तो प्रिंट क्यों लिखा था हमने आउटपुट क्यों नहीं लिखा था? आउटपुट क्यों नहीं लिखा था? आउटपुट ज्यादा अच्छा नहीं है? जो लैंग्वेज डिजाइनर्स होते हैं उनके अपने, इसकी प्रिंट एफ का अपना एक मतलब है। ठीक है, एफ का खास एक मतलब है, लेकिन वो अभी हम उसमें जाना नहीं चाहते। ठीक है, एफ का एक मतलब है यहाँ पे। जी, मेन फंक्शन वो फंक्शन है जी, जब भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, इतना बड़ा सारा आपने उसको पूरा बलंदा पकड़ा दिया ना,
अब कहां से वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करे, तो वो हमेशा मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। ठीक, प्रोग्राम आपने काफी बड़ा सारा कोड लिखा है, ठीक है, लेट्स से 200 लाइनें कोड की, सुने 200 लाइनें कोड की, आपने पूरे का पूरा कंपाइलर को दिया, कंपाइलर ने पूरे का पूरा मशीन कोड में चेंज कर दिया। ठीक है, अब मशीन ने इसको एग्जीक्यूट करना शुरू करना है, तो कहां से शुरू करें? ठीक है, क्योंकि आपका ये सोर्स कोड जब मशीन कोड में चेंज होता है तो कुछ चीजें ऊपर की नीचे हो जाती है, नीचे की ऊपर हो जाती है। ठीक है, लैंग्वेज से जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ आगे पीछे हो जाती है ना चीजें। तो अब आपने ये बताना है कि इसको एग्जीक्यूशन कहां से शुरू करो, तो वो कहां से पहले से आपको बता दिया गया कि आपको बताने की जरूरत नहीं है, एग्जीक्यूशन हमेशा मेन नामी फंक्शन से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इसका नाम मेन ही होगा। एक सेकंड सर, ये जो हमने इंट लिखा सर, जी, अगर हम इंट लिखे नहीं सर, तो फिर फंक्शन नहीं, कुछ ना कुछ जरूर लिखेंगे। अगर आप कहते हैं कि कोई वैल्यू वापस नहीं भेजेगा तो थोड़े अरसे बाद उसकी तरफ आएंगे, फिलहाल नहीं आ रहे उसकी तरफ। नहीं, अगर आप नीचे प्रिंट एफ नहीं करना चाहते ना, ठीक है, तो फिर इंक्लूड ना करें, लेकिन कुछ तो आउटपुट करेंगे ना। जी जरूर लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो एक सेकंड यहाँ से और कौन सवाल पूछ रहा था? जी, हर फाइल में करना पड़ेगा जी, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये वो चीजें हैं, ये सवाल ही उन्होंने पूछा है कि ये जो ऊपर इंपोर्ट्स है तो ये तो एक है, अगर हमें 10 करनी पड़े हर दफा करनी पड़ेंगी। ये वो चीजें जिनके अंदर आईडी आपको हेल्प करती है। जब आप आमतौर पे अच्छी आईडी के अंदर नई फाइल बनाते हैं ना, तो ये सारी इंपोर्ट्स वो खुद डाल देता है, फिर जो आपको नहीं चाहिए वो आप हटा लेते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि आईडी को काम ना करने दे, वरना आपको कभी याद नहीं होगा कि एसटीडीआईओ का स्पेलिंग्स क्या थे। ठीक है, लोग इसको स्टूडियो बोलते हैं और स्टूडियो ही लिख देते हैं। ठीक है, तो जब आप 10 दफा खुद लिखेंगे तो उसके बाद फिर आपको याद रहेगा। जी, वो अभी फिलहाल नहीं बता रहा, थोड़े से बाद आ जाएगा। जी जी जी, वो आ जाएगा, जब वॉइड करेंगे तो फिर आ जाएगा। एक मिनट, ये बात मैं बताता हूँ, एक मिनट रुके, थोड़ी देर रुके। जी, क्योंकि जीरो की अगर यहाँ फ्लोट लिख दें तो आप कोई फ्लोट रिटर्न कर सकते हैं, बिल्कुल 0.5 रिटर्न कर सकते हैं आप। आई एम नॉट श्योर, मेरा ख्याल है नहीं देगा, बात की बात है। एक सेकंड नहीं, बात की बात है, वो थोड़े देर से बाद आएगा। जी, इंट मेन ब्रैकेट ब्रेस फंक्शन डिफाइन हो गया। अब अंदर फंक्शन की बॉडी है, उसमें आप क्या करना चाहते हैं? कुछ नहीं करना चाहते ना करें, सिर्फ रिटर्न जरूर करेंगे, रिटर्न के बगैर हफा होता है वो। ठीक है जी, जी बिल्कुल देगा, जी देगा। हाँ, आपने बिल्कुल पूछा, आपने उल्टा पूछा था, आप दूसरी बात पूछ रहे हो, इस पैर में देगा। जी, सवाल सर, अगर स्लैश एन प्रिंट करवाना चाहते हैं तो सिर्फ स्लैश है, अगर स्लैश एन प्रिंट कराना है, वो प्रैक्टिस करते हैं तो फिर बताता हूँ। अच्छा जी, देखें यहाँ तक क्लियर है जी। अच्छा, अब जरा ये बात समझें कि ये जो प्रिंट एफ हमने लिखा है, जरा गौर से इधर देखें, जो प्रिंट एफ हमने लिखा है ये उन चंद चीजों में से शामिल है जिसमें सी और सी प्लस प्लस में फर्क है। ठीक है, तो जो हमने प्रिंट एफ लिखा है ये सी का तरीकाकार है, सही है। सी में आप लिखते हैं प्रिंट एफ, जबकि अगर आपने सी प्लस प्लस में आउटपुट करना है तो उसका एक डिफरेंट तरीका है, उसको अभी देखते हैं। ये समझ आइए, ये जो कोड लिखा हुआ है दिस इज प्योर सी, ये सी के अंदर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको ये आउटपुट मिलेगा। ऑल्दो कि इसी को आप सी प्लस प्लस के कंपाइलर को भी दें तो वो भी समझ जाता है। ठीक है जी, तो अगर आपने ये काम करना है सी प्लस प्लस में, जो कि आमतौर पे आगे कोर्सेज में आप देखेंगे, तो वो भी मैं आपको अभी बता रहा हूं, वरना हमें दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे लिए दोनों इक्वल है, लेकिन वो तरीका आपको बता रहा हूं जो कि आगे आपको कोर्सेज में अपने नजर आएगा। ठीक है जी, तो इसको मैं कर रहा हूं कमेंट आउट। तो अभी यहाँ पे आपको देख के पता चला कि कमेंट आउट सी में कैसे होता है, स्लैश स्लैश, 2 फॉरवर्ड स्लैश से आपका वही काम होता है जो पाइथन में हैश से होता था। आगे की पूरी लाइन हो गई कमेंट आउट। ठीक है, तो इन सारों को मैंने कमेंट आउट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि नीचे मैं एक और मेन बनाने वाला हूं, और एक नाम से 2 फंक्शन सी में नहीं बन सकते। ठीक है, आपने कहा ना स्टार्टिंग पॉइंट मेन होगा, तो 2 मेन होंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। इस मेन को हमने कमेंट आउट कर दिया ताकि इसका इफेक्ट ना रहे। मकसद वही है कमेंट का कि अब ये कंपाइलर को नहीं दिया जाएगा, तो कंपाइलर को नजर ही नहीं आएगा, तो वो जाहिर बात है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। हमारे पास जो दूसरा यहाँ पे, ओके एक मिनट रुके, पहले मैं इसको रन तो करके दिखाऊं ना आपको। कोई कहता नहीं कि रन नहीं किया। देखें इसको रन किस तरीके से करेंगे। ये हमारा कोड लिखा हुआ है hello.cpp, यहाँ पे देखें ये फाइल पड़ी हुई है hello.cpp। ठीक है जी, इसको हम रन करते हैं। तो अगर आप विजुअल स्टूडियो में काम कर रहे हैं तो कंट्रोल F5 करेंगे, ये रन हो जाएगा। ठीक, कंट्रोल F5, वो खैर अभी करके देख लेंगे। यहाँ पे अगर आप काम कर रहे हैं टर्मिनल में, मैक पे है या लिनक्स पे है, तो आप लिखेंगे g++ hello.cpp -o का मतलब है कि आउटपुट फाइल का नाम क्या होगा, तो आउटपुट फाइल का नाम होगा hello.out। सही, ये कमांड है बस।
ठीक, यहाँ पे लिखी होगी, एक दो दफा कर लेंगे, जो लोग लिनक्स मैक पे हैं तो उनको याद हो जाएगी। हमने खुद दिया जी, हमने खुद दिया, विंडोज वाले को तो नहीं चाहिए। नहीं विंडोज वालों के नहीं चाहिए। ठीक है, ये आपने लिखा, ये कंपाइल हो गया। अगर इसने आपको कोई एरर वगैरह नहीं दिया, इसका मतलब है कि इट फाइन। ठीक है, इसको आप रन करेंगे ./hello.out, सही। ये जब आप लिखेंगे तो ये आउटपुट हो जाएगा। विंडोज वाले भी प्रैक्टिस करवाते हैं आप लोगों को, विंडोज में भी ये कर सकते हैं, दोनों में सेम ही है। मैं मैक पे चलो, लिनक्स में भी इस तरह काम करता हूँ। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है जी। तो इसने क्या किया, हेलो वर्ल्ड आउटपुट किया और एक न्यू लाइन भी आउटपुट कर दी, सही। अभी जरा जी 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 फंक्शन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह डिफाइन करेंगे, तो फिर उस वक्त देखेंगे। अभी फिलहाल नहीं कर रहे, मैं असल में इसकी प्रैक्टिस का आपको टाइम देना चाहता हूँ, लेकिन पहले इस चीज को देख लें। अच्छा देखें भाई, अभी हम C++ के तरीके से काम करते हैं। ये जो एग्जिस्टिंग कोड था इसी के अंदर चेंज करेंगे। इधर देखें, हमारे पास stdio पहले से लिखा हुआ है, int main पहले से लिखा हुआ है, printf पहले से लिखा हुआ है, रिटर्न और ये ब्रैकेट ब्रैकेट जो है सारे के सारे पहले से लिखे हुए हैं। दो नई चीजें हैं। नंबर एक cout, ठीक है। cout क्या है, कंसोल आउटपुट। ये वैसे ही है कि जिस तरह वहां पे printf था, यहाँ पे है cout विच इज कंसोल आउटपुट। इसका सिंटेक्स ये है कि आप कहेंगे cout और ब्रैकेट्स की जगह पे आप ये दो एंगल ब्रैकेट्स लगाएंगे, ठीक है जी, लेस देन के साइन, और फिर आगे आप वो स्ट्रिंग लिखेंगे जो कि आप आउटपुट करना चाहते हैं, वॉट एवर दैट इज। सही हो गया। सिर्फ हेलो वर्ल्ड भी लिख सकते हैं, जो भी आप आउटपुट करना चाहते हैं, सही है। स्ट्रिंग के अंदर तो आप जो भी आउटपुट करना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, ABC जी, आप जो कुछ भी लिखना चाहते हैं आप आउटपुट कर सकते हैं यहाँ पे जी। इसको हटा दें, सही। ये वाला जो cout है ये कमांड है और वो तो स्ट्रिंग के अंदर है, फ्रॉम, ठीक है, सही हो गया। और ये एंड एल, दिस इज एसेंशियली द सेम एज अ न्यू लाइन, ठीक है, /n के बराबर है ये। इसका मतलब है कि cout करो एक इस चीज को और एक इस चीज को, तो एक स्ट्रिंग आउटपुट होगी और एक एंड लाइन, एंड एल, ठीक है जी, न्यू लाइन आउटपुट होगी। अब ये cout जो है ये डिफाइंड अगेन पहले से नहीं है। ये कहां पे डिफाइंड है, ये IOStream के अंदर डिफाइंड है। जैसे printf stdio में डिफाइंड था, उस तरह cout कहां पे डिफाइंड है, IOStream के अंदर। लेकिन कैसे डिफाइंड है, उसका नाम है std::cout, ठीक है। तो ये हमें हर दफा std::, लिखना पड़ता है, एक मुसीबत है, ठीक है। std::cout हमने हर वक्त cout करना होता है और ये हमें बहुत लिखना पड़ता है। तो इसके लिए हम एक शॉर्टकट करते हैं। हम क्या शॉर्टकट करते हैं, हम यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। यूजिंग नेम स्पेस std इज फॉर स्टैंडर्ड। यूजिंग नेम स्पेस std का मतलब है कि नीचे जहां पे भी cout आए उसके साथ std, खुद समझ जाओ कि std::, लिखा हुआ है, हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हर जगह, ठीक है। दोबारा बताता हूं, देखें हमारे पास, हम करना चाह रहे हैं कंसोल आउटपुट C++ में किया जाता है cout के जरिए से। cout डिफाइंड है IOStream के अंदर, IOStream के अंदर cout डिफाइंड है std::cout करके, ये नाम है इसका, ठीक है। तो std जो है दैट इज समथिंग कॉल्ड अ नेम स्पेस, ठीक है, ये एक पैकेज किस्म की चीज होती है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि भाई हमेशा नीचे जब भी मैं cout करूंगा तो std अज्यूम कर लो, ताकि मुझे हर एक दफा इसके साथ std::, लिखना ना पड़े, ठीक है। तो आप देखिए पूरा कोड क्या कर रहा है। IOStream जो है ये इंपोर्ट हो जाएगा। ये क्यों इंपोर्ट किया हमने, हम cout को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। stdio क्यों इंपोर्ट किया, क्योंकि printf को हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अगर आपने printf नहीं इस्तेमाल करना तो stdio को इंपोर्ट ना करें, इंक्लूड ना करें, सही। यूजिंग नेम स्पेस std इसलिए किया ताकि cout के साथ std::, हर वक्त हमें ना लगाना पड़े, सही हो गया। ये हमारा मेन का फंक्शन है जो कि वैल्यू रिटर्न करता है ऑफ टाइप इंटीजर। यहां से फंक्शन स्टार्ट हुआ, यहां पे फंक्शन खत्म हो रहा है, सही है। सबसे पहले हम इसके अंदर एक printf कर रहे हैं जो कि stdio से हमें मिल गया, फिर हम एक cout कर रहे हैं और ये भी नई लाइन आउटपुट करके आपको देगा, और फिर हम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि मेन चूंकि int के तौर पे डिफाइंड है तो इसको कोई वैल्यू रिटर्न करना जरूरी है, ठीक हो गया जी। इसको भी रन करते हैं, ये कंपाइल और ये रन, ठीक, क्लियर है जी। सर अगर ये काम हम पाइथन में करते हैं तो सिर्फ प्रिंट स्ट्रिंग और हेलो वर्ल्ड जी वो एक लाइन जी, खैर बस अब गुजारा करें इसके साथ, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आइए जी। जी सवाल। आपने कहा कि हम एक ही मतलब एक से दो प्रोग्राम नहीं लिख सकते, आपने पूरा प्रोग्राम लिख के उसको आपने वो कर दिया, कमेंट आउट कर दिया ना, तो कमेंट आउट जब कर दिया ऐसा है जैसे है ही नहीं। तो सर जब हम असाइनमेंट देंगे फिर हम किस तरह करेंगे, एक से ज़्यादा टास्क मिलेंगे। जी जी जी, तो वो खैर आपको सब बताएंगे जब देंगे तो, ठीक है, मसला नहीं है, बड़ा इशू नहीं है, छोटी सी बात है, आपको पता है, लेकिन आप सोचे तो समझ आ जाएगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह करेंगे, नेक्स्ट टाइम ये करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह करेंगे। जी जनाब, ये क्लियर है। तो अभी इस तरह करें कि आप लोग ये स्टार्ट करें, विजुअल स्टूडियो पे करते हैं, जिस चीज़ पे भी करते हैं अभी करें, हमारे पास टाइम है। इसको रन करके एग्जीक्यूट करके देख लें। इस वजह से आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, गप मत लगाएं,
काम कर लें, वरना उसके बाद फिर ये मसला आप लोगों को अपनी लैब तक इंतजार करना होगा कि लैब में कब आपको ये करवाया जाएगा, विच आई एम नॉट श्योर कि कब करवाया जाएगा। काउंट नहीं है, सी आउट है। प्रिंट एफ सी का तरीका है, ठीक है, और सी आउट जो है ये C++ का तरीका है। आप दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करेंगे, आमतौर पे लोग सी आउट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हमारे कोर्सेज में। ये आपकी कमांड है G++, जी sudo, अच्छा मैं बताता हूँ नेट काम कर रहा है ना। चलिए जी, प्रैक्टिस स्टार्ट करें।